वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है। अगर हम बात करें टारगेट या अप्रोच की तो हम फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर एक साथ, यानी कि हम जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट क्विक रिवीजन की तरफ है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो। प्लस साथ में हमारा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरह से हम करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। प्लस साथ में आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब जिसमें हम डेली का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और ऑलरेडी जो है वो 1 ईयर का करंट जो है वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लिंक करता है आईआर के साथ इंडिया और यूएस के रिलेशंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तो अभी देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूएस गए, पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद इंडियंस जो कि यूएस जो है वो डिपोर्ट कर रहा है सेकंड टाइम जो है वो यहाँ पर पहली बार 104 के करीब आए थे और दूसरी बार 116 जो है उनको डिपोर्ट कर रहा है, डिपोर्ट किया है यूएस ने। तो ये कंसर्न रहेगा हमारे लिए। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे पहला तो इसको हम एज एन चैलेंज लिख सकते हैं। जब भी अगर हम बात करेंगे दो कंट्रीज़ के बीच में या भारत के लिए अभी अगर हम बात करें ये चैलेंज एक बन गया है कि जो है वो डिपोर्ट हो रहे हैं इंडियंस फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। तो ये कंसर्न है हमारे लिए। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है दैट इज़ इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन यानी कि विदाउट पासपोर्ट वीज़ा, एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन में हेर फेर, या फिर यहाँ पर डोंकी वीज़ा पॉलिसी को यहाँ पर जो है वो लिंक कर सकते हैं। जो डोंकी के थ्रू जो है वो एक जो है वो यूएस तक जाते हैं, लाइक पहले अदर कंट्रीज़ में चल जाएंगे फिर वहाँ से जो है वो एंट्री करेंगे यूएस में। सेकंड उसके बाद इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा अगर हम बात करें तो मई 2024 का ये डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि मतलब तब तक के लिए डाटा है, इसमें 35 मिलियन पीपल जो है वो इंडियन ओरिजिन के है जो बाहर कंट्रीज़ में रह रहे हैं। तो दैट मीन्स इससे ये क्लियर होता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है वो हमारे पास ही है। हमारे इंडियंस लोग ही जो है वो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड है भारत में, स्पेशली अगर हम बात करें भारत से बाहर, भारतीय भारत से बाहर। देन उसके बाद अभी रिसेंटली जो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस गए, तो अभी की आउटकम्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इंडिया यूएस के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो डायलॉग है, पार्टनरशिप, उसको जो है वो स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर बात की गई। अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है यूएस इंडिया कम्पैक्ट फॉर द 21st सेंचुरी टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज अक्रॉस द की पिलर्स लाइक डिफेंस में हमने बात किया 10 साल के लिए जो फ्रेमवर्क बना दिया है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मिशन 500 मतलब $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है बाय 2030। देन उसके बाद यहाँ पर मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी जो फोकस है। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 123 एग्रीमेंट जो कि एक तरह से सिविलियन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ है। देन उसके बाद यूएस जो है वो सपोर्ट करता है भारत के जो डिमांड है, भारत जो कहता है, क्लेम करता है कि उसे जो फुल मेंबरशिप चाहिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एजेंसी अगर हम बात करें तो इसमें 31 जो है वो टोटल मेंबर्स है और इसको लेकर जो है वो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बन रखा है। देन उसके बाद जो ये कम्पैक्ट है, ठीक है, कम्पैक्ट में क्या कहा गया है, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलेटिंग कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये सभी की तरफ जो है वो एक तरह से कैटलाइज करना, पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ को, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है उसको प्रॉपरली जो है वो इन्वेस्ट करना है। प्लस आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज़ कि इंडिया के लेवल पर अगर हम बात करें इंडिया और यूएस, एक तो ये मालाबार इनके बीच में जो है वो मालाबार ही साथ में एक्सरसाइज करते हैं जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है। देन उसके बाद क्वाड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड I2U2। तो क्वाड और I2U2 में कौन कौन मेंबर है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। दोनों उसके बाद एक होता है ट्रेड सरप्लस, एक होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब जो हमारा जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, लाइक हम एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हो गया ट्रेड डेफिसिट। लेकिन जब जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ होता है, लाइक जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो उसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो यूएस के साथ जो है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसका नेक्स्ट है बांग्लादेश और इंडिया। अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी वो किससे मिलेंगे, बांग्लादेश के काउंटर पार्ट से मिलेंगे, यानी कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिलेंगे। और यहाँ ये कहाँ पर मिलेंगे, 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान में चल रही है वहाँ पर जो है वो ये मिलेंगे। और इससे ये क्लियर होता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस है उसको जो है वो हमें पढ़ना जरूरी रहेगा। तो अगर हम बात करें रिसेंटली तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया गया। देन उसके बाद जो है वो फिर अभी वहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें किस तरह से जो है वो कंडीशंस वेरी करती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो रिलेशंस रहते हैं।
अब देखो इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों जो है वो एक यूनिक जो है वो रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, जिसमें कल्चरल, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिक टाइज जो है वो लिंक होते हैं। हिस्टोरिक अगर हम बात करें तो 1947 से पहले जो है वो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का पार्ट था, और 1971 में जो है वो पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, क्योंकि 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बंगाली कल्चर, लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो बंगाली लैंग्वेज है। इवन अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1971 में जो है वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, जिसमें जो है वो जिसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद से ही हमारे बायलैटरल रिलेशन जो बांग्लादेश के साथ शुरू हुए थे। बॉर्डर अगर हम बात करें तो 4096 के साथ किलोमीटर जो बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि 4096 किलोमीटर, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है भारत की। और 41 किलोमीटर की फेंसिंग जो बॉर्डर है इतना फेंस हो चुका है, बाकी जो एरिया है ऑलमोस्ट वहाँ पर रिवर्स है, तो वहाँ पर फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। डिफेंस एक्सरसाइज अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो संप्रति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया बांग्लादेश कॉर्बेट एक्सरसाइज और टेबल टॉप, ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, अगर हम बात करें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसका नेक्स्ट है कर्नाटका टॉप्स इन डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कर्नाटका का तो सबसे पहले रैंक देखते हैं, कर्नाटका का स्कोर। कर्नाटका रैंक है फर्स्ट ओवरऑल में, और स्कोर अगर हम बात करें तो 72.33। केरला सेकंड नंबर पर आता है, स्कोर 70.59। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 68.38 जो वो स्कोर है, और उसका जो है थर्ड रैंक है। अब देखो क्या है, इसमें अलग अलग रैंकिंग भी आती है, पंचायती राज सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले रैंकिंग की बात करेंगे। तो फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो केरला ने टॉप किया है, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है कर्नाटका और फोर्थ है हरियाणा। फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने टॉप किया है, फॉलोड बाय द कर्नाटका, उड़ीसा एंड राजस्थान। देन उसके फाइनेंसिस की बात करें तो कर्नाटका ने टॉप किया है, और केरला, तमिलनाडु, राजस्थान उसके बाद जो है फॉलो करते हैं कर्नाटका को। अकाउंटेबिलिटी में कर्नाटका टॉप किया है, फॉलोड बाय द केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। फंक्शनरीज में अगर हम बात करें तो गुजरात ने टॉप किया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड केरला। कैपेसिटी बिल्डिंग में अगर हम बात करें तो तेलंगाना ने टॉप किया है, और सेकंड जो है वो आपका तमिलनाडु है, थर्ड जो है वो गुजरात है। अब ये जो सिस्टम है डेवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग, डेवोल्यूशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें फोकस क्या किया जा रहा है, इसमें फोकस किया जा रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस तरह से और जो है वो स्ट्रांग बनाया जा सकता है, किस तरह से जो इंप्रूवमेंट की जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जा सकता है, वही सब यहाँ पर टारगेट है। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो सेलियंट फीचर है हमारे संविधान का 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 का, उसके थ्रू इसको बनाया गया, जिसमें जो है वो पार्ट 9 जो है वो ऐड किया गया था, प्लस साथ में 11th जो है वो शेड्यूल है, और पार्ट 9 को जो है वो ऐड किया गया था, जिसमें जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है, जो बेस्ड है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर। एक पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद इस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करता है पंचायत के इलेक्शन, जिसमें 3 टायर सिस्टम आता है, विलेज लेवल, विलेज यानी कि पंचायत लेवल, उसका ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि विलेज पे जो पंचायत है यहाँ पर एक ग्राम सभा होती है, जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये बेसिक कंसेप्ट लिंक होते हैं आपके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी चाहिए होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस आपको याद रखना है कि इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं वो कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर। इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी बन रखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है काशी तमिल संगमम इज गाइडेड बाय द एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये अभी किसने कहा है, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने, और रिसेंटली अगर हम बात करें जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, उन्होंने इनॉग्रेट किया ऑफ द काशी तमिल संगमम, ठीक है, एट नमो घाट इन वाराणसी। तो याद रखना वाराणसी में इसको होस्ट किया है, इनॉग्रेट किया है एक तरह से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे जो है वो कल्चरल यूनिटी का जो है वो एक हमें एग्जांपल मिलता है, कल्चरल यूनिटी इन अ डाइवर्सिफाइड नेशन। और अगर हम बात करें महाकुंभ, तो महाकुंभ परफेक्ट एग्जांपल रहता है। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 35 to 50 करोड़ के बीच में जो है वो लोग, अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ तक जो है वो, अभी जो लास्ट डाटा था उसके अकॉर्डिंग 35 to 50 करोड़ जो है वो लोग जो है वो महाकुंभ विजिट कर चुके हैं। और यहाँ पर स्टैम्पेड वगैरह भी देखे गए, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। देन उसके बाद न्यू बिल रिगार्डिंग द फॉरनर्स कमिंग। अब ये बिल कौन लेकर आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बिल जो है वो कौन लेकर आ रहा है, यूनियन होम मिनिस्ट्री। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स बिल 2025 इसका नाम रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बजट अगर हम बात करें तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये बिल जो है वो 4 एग्जिस्टिंग जो लेजिस्लेशन है उनको रिप्लेस करेगा, जिसमें अगर हम बात करें
तो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, इसमें इसको जो है वो रिपेल करेगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939 इसको रिपेल करेगा, साथ में इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 और द एमिग्रेशन एक्ट 2000, इन सभी को जो है वो रिप्लेस करके एक कानून जो है वो लेकर आया जा रहा है, जिसमें अगर हम एक बेसिक पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई भी विदाउट पासपोर्ट जो है वो या ट्रैवल करता है विदाउट डॉक्यूमेंट भारत में, तो उसको जो है वो 5 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। एक बिल्कुल बेसिक जो प्रोविज़न रहेगा। और इसमें जो है वो एक न्यू क्लॉज को ऐड करने की बात की गई है, दैट इज़ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड रिलेशन विद अ फॉरेन स्टेट। तो अगर कोई ऐसे इलीगल तरीके से एंट्री करता है किसी कंट्री से, तो उस कंट्री से हमारे रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं, तो उसको यहाँ पर टारगेट करने की बात की जा रही है। और ये कहा गया है कि नो फॉरनर शैल बी अलाउड टू एंटर और स्टे इन इंडिया इफ़ फाउंड इन एडमर्सिबल, ठीक है, टू डू ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा इस बिल के रिगार्डिंग कि हम जो है वो ना जो पीस और स्टेबिलिटी है उसको किसी को ख़राब करने देंगे, सरकार का सिंपल कहना है। और अगर कोई करता है तो उसको फिर सज़ा भी होगी। स्पेशली अगर दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस की बात करें तो वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है इसमें अगर हम बात करें तो दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल जो है वो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो मणिपुर में लगाया गया है अंडर आर्टिकल 356। एक बेसिक ग्राउंड रहता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल, जिसमें कहा गया है कि जब जो है वो स्टेट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, तो देन वहाँ पर क्या लगता है, स्टेट इमरजेंसी या फिर इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, लगेगा आर्टिकल 356 में। अब इसमें एक ग्राउंड और आता है दैट इज़ आर्टिकल 365, जिसमें ये कहा गया है जब स्टेट जो है वो सेंटर की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, प्रॉपर कंप्लाई नहीं कर पाती है, तो देन उस केस में जो है वो 365 एक आर्टिकल बेस बनता है और लगता है कि इसके अंडर है प्रेसिडेंट रूल, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 356। दो ग्राउंड हो गए। अब उसके बाद आपको याद रखना है कि जो प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, वो उसके लिए 2 मंथ्स का नोटिस रहेगा। जब वो जैसे मान लीजिए इशू कर दिया प्रोक्लेमेशन, देन उसका 2 महीने में जो पार्लियामेंट का अप्रूवल उसके लिए चाहिए, बोथ हाउसेज का। और सिंपल मेजॉरिटी को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी को फॉलो किया जाता है किसके केस में, नेशनल इमरजेंसी के केस में। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पर कि अगर एक बार अप्रूव हो जाए प्रोक्लेमेशन तो उसका 6 महीने तक लगी रहेगी, 6 महीने के बाद दोबारा अप्रूवल चाहिए, और ऐसा 6 महीने करके मैक्स 3 साल तक जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है, जैसे मान लीजिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि मतलब इलेक्शन अभी कंडक्ट करवाना जाओ पॉसिबल नहीं है स्टेट में, तो प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करो। या फिर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगा और नेशनल इमरजेंसी भी लगी तो भी एक्सटेंशन हो सकता है। तो याद रखना है कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जाओ अप्रूवल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी जो है वो आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पहले क्या होता है, जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक पॉइंट आपको याद रखना है, फंडामेंटल राइट वैसे रहता है, फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पहले क्या होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, फिर उसको डिसॉल्व किया जाता है, फिर अगेन जो है वो इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंजाब में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा था, और सबसे ज़्यादा बार किस में लगे हैं, मणिपुर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको लेकर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट्स ओनली 14% पर्टिकुलेट मैटर 2.5 इन दिल्ली। ये अभी जो है वो एनसीआर की रिसेंट जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। स्टबल बर्निंग अगर हम बात करें तो जो क्रॉप वेस्ट है, जो क्रॉप रेजिड्यू है, फार्मर्स क्या करते हैं, नई क्रॉप के लिए जो वो खेत उनको खाली करने होते हैं, इसलिए उसको जो उनका बेस्ट ऑप्शन रहता है दैट इज़ आग, वो उनको जला देते हैं। जो भी वेस्ट जो भी बचा होता है फॉरेस्ट, जो कि क्रॉप रिमेन्स होते हैं उनको। अब यहाँ पर जब वो उनको जलाते हैं तो फिर वो धुआं जो उठता है वो प्लेन एरियाज़ में जो है वो बाकी वाले साथ वाले रीजन्स में चला जाता है, जिसकी वजह से जो उस रीजन में एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग समस्याओं को देखा जाता है। तो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग स्टबल बर्निंग भी जो है वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि ओनली 14% जो है वो पर्टिकुलर मैटर 2.5 में कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टबल बर्निंग पोल्यूशन। रेस्ट उसके बाद अदर रीजंस भी है, लाइक अगर हम बात करें व्हीकल एमिशन एक कारण है, या फिर अगर हम बात करें जो पोल्यूशन हो गया दिल्ली रीजन में, ठीक है, स्पेशली व्हीकल के अकॉर्डिंग अगर बात करें दिल्ली के टाइम पे क्रैकर्स हो गए, या इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल रीजंस और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक रीजन। इसमें अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डाल सकते हैं, जो यमुना रिवर के अराउंड में जो गार्बेज है वो इशू है, गार्बेज के बड़े बड़े ढेर आपका दिल्ली में स्वागत करते हैं, तो वही कंसर्न है।
देन उसके बाद यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं रिगार्डिंग लाइक एंथ्रो, अगर हम नेचुरल में बात करें तो जो लैंड लॉक्ड रीजन है तो यहाँ पर जो है वो विंड फ्लो काफ़ी कंसर्न रहता है। डस्ट मूव, जो विंड्स है राजस्थान से मूव करती है टुवर्ड द दिल्ली, तो ये भी एक जो है वो कंसर्न है। और इसमें जो अगर हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक में और फैक्टर इंक्लूड हो सकता है, तो इंडोर जो एयर पोल्यूशन है, लाइक ठंड पड़ती है तो ठंड में लोग आग जलाते हैं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। व्हीकल पोल्यूशन हो गया ये, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं इसमें, ठीक है, जैसे पोल्यूशन में अगर हम बात करें तो वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन से जो वेस्ट रिलीज हो रहा है तो वो भी कंसर्न रहता है रिगार्डिंग द पोल्यूशन। तो इसमें गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है वो आप ऐड कर सकते हैं, तो फिर एक पूरा जो है वो क्या होगा, हमारे पास एक टॉपिक जाओ एक ही जो एडिटोरियल है उससे प्रिपेयर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बनाया गया था 1961 में। और फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्टिंग आर्कोलॉजिकल साइट्स, जिनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, नेशनल लेवल पर भी और वर्ल्ड लेवल पर भी। यूनेस्को अगर हम बात करें तो यूनेस्को ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एक कैंपेन, ठीक है, जिसका नाम है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है यूनेस्को ने, और इसमें अगर हम बात करें इस कैंपेन को लॉन्च किया गया 10th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जिसको लॉन्च किया गया था 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी को ये डे मनाया भी जाता है, और अभी जो 10 साल जो है वो इस कैंपेन को हो गए हैं, मतलब इस डे को मनाते हुए 10 साल हुए, तो यहाँ पर कैंपेन को लॉन्च किया गया। नमस्ते स्कीम, ये नमस्ते स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं सैनिटरी जो वर्कर्स है उनके रिगार्डिंग है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है, प्लस साथ में जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसका भी यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है। ये जो स्कीम है इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसमें फोकस किस पर किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना है, इंश्योर सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द सैनिटरी वर्कर्स, यहाँ पर इक्विपमेंट जो प्रॉपर प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक्सरसाइज इकोरविन 13th एडिशन मालदीव्स में हुआ, इसका जॉइंट बायलेटरल एनुअल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी न्यूज़ में है। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है उसको आप पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर कवर कर सकते हैं, प्लस साथ में फिर कल्चर लेवल पर भी इसको लिंक कर सकते हैं, और रिसेंट चैलेंजेस को भी जो है वो साथ में पढ़ा जा सकता है, जिसमें चाइना सबसे बड़ा कंसर्न है। देन उसका अनामुडी जो आपका शोला नेशनल जो पार्क है, ये कहाँ पर है, केरला में वेस्टर्न घाट में, और यहाँ पर जो है वो टॉलेस्ट पीक भी आता है, दैट इज़ अनामुडी, जो आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल है, जो कि गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है, और ये एक कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स है जो हायर एलिवेशन है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो रिवर्स जो ऑरिजिनेट होती है वो फ्लो करती है जनरली बे ऑफ बंगाल की तरफ, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो स्लाइटली टिल्ट है ईस्टर्न घाट की तरफ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन उसका नेक्स्ट है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी। रिसेंटली जो है वो मध्य प्रदेश भारत की पहली स्टेट बना है इस पॉलिसी को लॉन्च करने वाला, जिसमें टारगेट किया जा रहा है लेवरेज टैलेंट पूल की तरफ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ, और साथ में जो है वो फोकस किया जा रहा है ड्राइव बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो वो क्रिएटिव आइडियाज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जो फोकस किया जा रहा है इस पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट उसके बाद एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड नीलगाय कलिंग टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हरियाणा। ऑप्शंस आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, जिसमें करेक्ट आंसर रहेगा हरियाणा। विच इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड solar dehydration technology to help farmers preserve agriculture produce? Your options are IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Delhi, IIT Madras. The correct answer is IIT Kanpur. उसका नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेबी मित्रा प्लेटफॉर्म? अभी रिसेंटली लॉन्च किया सेबी ने। ट्रैक इनिशिएटिव म्यूचुअल फंड, ट्रैक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ट्रैक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैक बैंक डिपॉजिट। द करेक्ट आंसर इज ट्रैक इनएक्टिव म्यूचुअल फंड। सेबी की अगर हम बात करें तो 1992 में बना है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे सेबी के चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रहेगा। देन उसका नेक्स्ट है, इंडियाज रैंक अमंग द टॉप 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो 1993 से लेकर 2023 तक के बीच में भारत का जो रैंक है वो 6th है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में ड्यू टू द वेदर इवेंट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद ISRO टू डेवलप इंडिजिनियस स्पेसशिप IRIS? योर ऑप्शंस आर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास। द करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। आई होप जितने भी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।